हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजीआई कोचिंग सेंटर में। हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं वो क्लास 10th के लिए इस साल बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस बार 20 मार्क्स का जो है OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। उसके लिए हम 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज बना रहे हैं साइंस के अंदर। और साइंस में हमने इससे पहले 2 वीडियो फिजिक्स के हमने बना दिए हैं, भौतिक विज्ञान के। अब इसके बाद में स्टार्टअप कर रहे हैं हम रसायन विज्ञान का, जो कि 2023 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। केवल उन्हीं का यहाँ पर वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। आपको और भी सब्जेक्ट्स के अगर वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ तैयार करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में रसायन विज्ञान के बारे में। इससे पहले आपने अगर फिजिक्स की 2 वीडियोस और नहीं देखी हैं अगर हमारी, तो आप उन्हें पहले जा कर के देख लें। वहाँ से आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ से आप रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की तैयारी कर पाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम जो है इसके करीब 30 से 35 के करीब क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें 30-35 क्वेश्चन केवल वही हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, केवल रंग रूप आकार बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, जल का क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना, यानी कि पानी पहले था द्रव में, अब वाष्प में बदल गया है, तो इसमें कुछ नया पदार्थ तो नहीं बना है तो वो अब भी जल। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ जो होती है पहले ठोस में वो होता तो जल ही है, लेकिन पिघलने के बाद वो द्रव में आ जाती है, ठीक है। और जल में लवण का घुलना, जैसे कि मानिए जल में आप नमक को घोलें तो रहेगा तो उसके अंदर नमक ही नमक जैसा स्वाद आएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन LPG के दहन में, LPG का जो दहन होता है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उड़ती है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। LPG का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ऊष्माशोषी प्रक्रिया कौन सी होती है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी क्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो इसके जो है, सबसे पहले देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तनुकरण मतलब होता है उसको पतला करना, सल्फ्यूरिक अम्ल को। दूसरा है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, यानी कि सीधा गैस में बदल जाना, शुष्क बर्फ का, ठीक है। जल वाष्प का संघनन, यानी कि जो वाष्प है उसको संघनन यानी कि उसको इकट्ठा करना वाष्प को। और जल का वाष्प में बदलना। तो देखिए यहाँ पर जो है ऊष्माशोषी यानी कि जिनको ऊष्मा चाहिए होगी तो वो कौन कौन है। एक तो देखिए, शुष्क बर्फ को अगर आप ऊर्ध्वपातन कराएंगे, यानी बर्फ को आप जब भाप देंगे, ताप देंगे, तभी वह ऊर्ध्वपातित होगी। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, यानी कि लिक्विड में ना बदले, सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। तो इसको जाहिर सी बात है, इसको हमें हीट तो देनी पड़ेगी, यानी कि ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी ये ऊर्ध्वपातित होगा। तो एक आंसर तो इसका ही हो सकता है। दूसरा, जल का वाष्प में बदलना। जल वाष्प में कब बदल सकता है, जब आप जल को किसी भी बर्नर के नीचे रख करके, बर्नर के ऊपर जब आप रखेंगे और इसमें आग लगा देंगे, तभी इसके अंदर का जल काय के रूप में बदलेगा, बाष्प के रूप में बदलेगा, ठीक है ना। बाष्प के रूप में यहाँ से ये उड़ने लगेगी बाष्प। तो यानी कि इसे भी क्या चाहिएगी, हीट, यानी कि ऊष्मा की आवश्यकता इसे भी होगी, ठीक है। तो इसमें इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी,
ठीक है ना। ऑप्शंस में ऐसे भी आ सकता है, मान लीजिए अगर ऑप्शन ए बना देगा कि ए तथा बी, बी तथा डी, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस भी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें अगर केवल यही कंडीशन आती है तो जो पहले पड़ता है ऑप्शंस में, जो पहले आता है वो हमारा राइट आंसर माना जाता है। जैसे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विकृत गंधता को रोका जा सकता है। विकृत गंधता आप समझते ही हैं, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो वसा से बने हुए होते हैं, वसा यानी कि जैसे कि तेल है, रिफाइंड है, घी है, उससे जो बने हुए होते हैं वो वायु के संपर्क में आकर के खराब हो जाते हैं और इसी क्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधता। तो आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? प्रतिऑक्सीकारक मिला करके रोक सकते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ना पहुँचे तो भी उसको बचाया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश उस तक ना पहुँचे तो भी उसे बचाया जा सकता है भोजन को, और भोजन को अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो भी उसे बचाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें विकृत गंधता को रोक सकती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हम इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जिनकी संभावना इस बार पेपर में आने की है, ठीक है ना। तो आप इनको अगर तैयार कर लेंगे तो आपके 20 मार्क्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब तो जलना भैया ये तो फिजिक्स का है। मोम का पिघलना, ठीक है ना, मोम का पिघलना है, उसका क्या रहता है, उसका रूप बदल जाता है, ठोस से वह गैस में बदल जाती है, ठीक है। कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है। पदार्थ का चुंबकन, पदार्थ का चिपकना, जैसे कि चुंबक जो होती है वो दूसरे पदार्थों को अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, ठीक है ना। तो ये केवल क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो लोहे पर जंग लगना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर में। जो लोहे पर जंग लगती है वो किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण या अपचयन, ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जो जंग लगती है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से लगती है, और जहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन निकलती है और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अभिक्रिया Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए, आप अभिक्रिया को अगर गौर से देखेंगे तो इस अभिक्रिया के अंतर्गत यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो Fe था, Fe2 जो था उसकी जगह पर यहाँ पर Al2 आ गया है, यानी कि Al ने Fe को हटा दिया है और उसकी जगह पर खुद आ गया है। जब एक अधिक क्रियाशील या क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ को स्थापित कर देता है, अपनी जगह से हटा देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन या प्रतिस्थापन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो एकदम से सही होगा, ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? मैंने अभी अभी परिभाषा बताई थी आपको कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। निकलने का मतलब है पृथक होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है? कौन सा प्रबल क्षार है? तो इसका आंसर हो जाएगा KOH।
KOH सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण वो होते हैं जिनमें H+ आयन उपस्थित होते हैं। तो इसमें H+ किससे मिल सकता है हमें? NaHSO4, ये इसमें अम्लीय लवण है, NaHSO4 याद रहेगा। देखिए अगला देखते हैं। नियोन है। नियोन क्या है? क्षार धातु है, नौसादर या फिर सोडा या फिटकरी। इसके कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है थोड़ा सा, ऑप्शंस ये नहीं है इसके। एक मिनट, इसके ऑप्शंस होंगे, ये क्षार धातु तो खैर है, ये इसके ऑप्शंस नहीं है। इसमें हो सकता है नियोन है, क्षार धातु है, या फिर अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, या फिर उपधातु है, या फिर संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व। तो नियोन जो है वो एक अक्रिय गैस है। क्या है नियोन? नियोन एक अक्रिय गैस है। तो इसका ऑप्शन बी, जो बी ऑप्शन पे आना था अक्रिय गैस, वो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अक्रिय गैस। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। रक्त को किससे रोका जा सकता है? बहने से। किससे रोक सकते हैं? खाने के सोडा से, नौसादर से, धावन सोडा से, या फिटकरी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फिटकरी से। ठीक है, जैसे किसी का भी अगर ब्लड निकलता है किसी से कट जाने पर, तो वहाँ पर अगर हम फिटकरी लगा देंगे तो फिटकरी से वहाँ पर उसका क्या बन जाता है? खून का थक्का बन जाता है, रक्त का वहाँ पर एक थक्का बन जाता है, जिससे कि ब्लड रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में है खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NaHCO3, NaCl, और एक ऑप्शन और है इसका अगले पेज पर NH4Cl। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, NaHCO3 खाने का सोडा का सूत्र है। इसे याद कर लेंगे, NaHCO3, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसके बाद में है माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है। माइक्रोकॉस्मिक लवण का जो सूत्र होता है वो है Na और ब्रैकेट में NH4HPO4.4H2O, यानी बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों है? ये दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है, इस वजह से ये जो है एक दुर्बल अम्ल है। अगला है संकर लवण है, इनमें से कौन सा एक संकर लवण है? तो संकर लवण है Na3FeCN6। ठीक है, ये यहाँ पर इसके लिए क्या है? संकर लवण। अगला समझते हैं इसके बाद। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। पोटास एलम होता है फिटकरी, फिटकरी का रासायनिक सूत्र। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, यहाँ पर आप 24H2O से इसे याद कर लेंगे, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और .24H2O, 24H2O से इसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद में है पीतल है। पीतल क्या है? उपधातु है, अधातु है, यौगिक है, मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है, जो कि 2 या 3 धातुओं से मिलकर के बनती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कि मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु कौन सी है जिससे मुद्रा बनती है? मुद्रा यानी कि मनी, पैसा जिससे बनता है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा AG सिल्वर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा B AG, याद रखेंगे चांदी। चांदी जो है वो एक मुद्रा धातु है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है फफोलेदार कॉपर में? तो वो होती है 98%। 98%। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? देखिए नाम इसका क्या है, जर्मन सिल्वर, और इसके अंदर सिल्वर ही नहीं होती है, AG। क्या नहीं होती है इसके अंदर? AG नहीं होती है। इसी से यहीं से क्वेश्चन याद हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? सिल्वर ही नहीं होती है। अगला आता है आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन है जो आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिनको पीट पीट करके एक चादर बनाई जा सके। मान लीजिए आपके पास में लोहे का कोई एक ढिम्मा टाइप है, उसको हम गला के पीट पीट करके क्या बना देते हैं? उसकी एक चादर बना देते हैं, ठीक है। वही उसका एक गुण होता है आघात वर्धनीयता, यानी कि चादर के रूप में बदल जाने का जो गुण होता है जिसके पास में, वो उस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो वो गुण सिर्फ और सिर्फ इनमें से तांबे के पास होता है। सल्फर को नहीं चादर बनाया जा सकता, आयोडीन को भी नहीं, फॉस्फोरस को भी नहीं, क्योंकि ये सब अधातु हैं और ये एक धातु है। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है तांबा, ठीक है। इसके बाद में परावर्तनी भट्टी, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है, किस लिए होता है? तो परावर्तनी भट्टी का जो प्रयोग होता है वो याद करेंगे आप, निस्तापन के लिए होता है। परावर्तनी नी यानी कि निस्तापन, यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा के अंदर कौन सी धातु होती है जो उसके अंदर मिल करके आती है? ठीक है, मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा मिश्र धातु होती है, वो होती है इसमें कॉपर जो होता है 95% होता है, टिन जो होता है वो 4% होता है, और फॉस्फोरस जो होता है उसके अंदर 1% होता है। ये इसके अंदर इसके मिश्रण से बनती है मुद्रा मिश्र धातु, ठीक है ना। मुद्रा जो धातु बनती है वो कॉपर, टिन और फॉस्फोरस के मिश्रण से बनती है। इसके बाद में है कि निम्नलिखित में प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो इसलिए जल्दी जल्दी आपको टिक करवाए जा रहे हैं इनके। 26 में कह रहा है HCHO का IUPAC नाम है। इसका नाम क्या है सर? IUPAC नाम क्या है HCHO का? तो इसका नाम है सर मेथेनल। क्या है इसका नाम? मेथेनल। इसका नाम है मेथेनल। विव्रत श्रृंखला यौगिक है। विव्रत का मतलब होता है ओपन, खुला हुआ, ओपन चेन। इनमें से कौन सा ओपन चेन का है? तो वो है ब्यूटीन 2। क्योंकि चक्रीय जिन पे लग रहा है तो वो तो बंद होंगे, सबके सब कैसे होंगे? बंद। बेंजीन का जो है, बेंजीन बिल्कुल बंद होता है, एकदम फिक्स, उसका शेप पढ़ा होगा आप लोगों ने, इस टाइप का रहता है जो कि बंद रहता है। लेकिन ब्यूटीन 2 जो है वो ओपन रहता है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे ब्यूटीन 2 जो है वो एक विव्रत श्रृंखला का यौगिक है। अगला है निम्न में एल्केन का सूत्र है। देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है, जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो n की जगह पर यहाँ 12 है, और यहाँ 12 अगर हम रखेंगे तो 2 गुणा में 12 प्लस में फिर से 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 और प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा? 26। यानी 12 के संग में 26 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर 12 कार्बन है तो उनके साथ में 26 हाइड्रोजन होने चाहिए, तब एल्केन कंप्लीट बनता
है। ये रासायनिक, इसका सामान्य सूत्र आप याद कर सकते हैं, CnH2n+2, जो कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगला है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। प्राकृतिक गैस में प्रमुखतः कौन सी चीज मिलती है? तो वो मिलती है सर मेथेन। मेथेन जो प्राकृतिक गैस में एक प्रमुख अवयव है, जो सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है निम्न में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध होते हैं। ठीक है, इसमें एकल बंध नहीं होता है, चतुष्फलकीय उनकी शेप होती है जिनमें एक एक बॉन्ड होता है, और जिनमें एक एक बॉन्ड होता है उनमें 9 डिग्री और 28 मिनट का भी कोण बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन में निम्नलिखित में एल्कीन है, निम्नलिखित में एल्कीन है। तो देखिए, एल्कीन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वो होता है CnH2n। तो यहाँ पर 2 लगा हुआ है सब कार्बन के साथ में, तो 2 कार्बन अगर आप यहाँ रखेंगे तो 2 कार्बन के लिए कितने वो चाहिए हमें हाइड्रोजन? तो यहाँ 2 रखेंगे। जैसे हमने कार्बन, इसकी जगह पर कार्बन पे हमने रख दिया 2, तो यहाँ भी हम 2 रखेंगे, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। C2H4। अगर 6 वाले को हम 6 वाले को अगर हम चेक करें तो 6 वाले में क्या है? 6 वाले को अगर अभी हम चेक करते हैं तो C6 है। C6 फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम यूज करेंगे तो हाइड्रोजन कितने चाहिए फिर हमें हाइड्रोजन चाहिएंगे 2 × 6 यानी कि 12, C6H12। फिर ये एल्कीन का सूत्र बन जाता। अभी ये बेंजीन का सूत्र है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है एल्कीन के लिए वो C2H4 जो है वो एल्कीन का सूत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि प्रारूपिक तत्व हैं, प्रारूपिक जो एलिमेंट होते हैं, जो प्रारूप तैयार करते हैं, वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं सर आपके लिए यहाँ पर सोडियम। सोडियम से नीचे के जितने एलिमेंट होंगे वो एक प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा ज्यादा नेगेटिव है? ठीक है ना, तो वो अधिक नेगेटिविटी वाला वो है ब्रोमीन, Br। ठीक है ना। इसके बाद में सर्वाधिक धन विद्युती, देखिए ये ऋणात्मक वाला था, अधिक ऋणात्मक वाला, और ये अधिक धनात्मक वाला है। तो इनमें अधिक धनात्मक वाला जो होता है वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है भैया? ऑक्सीजन की संयोजकता आपसे पूछी गई है। ऑक्सीजन की जो संयोजकता रहती है वो रहती है 2, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 6, और 6 को अगर हम 8 में से माइनस करेंगे, संयोजकता कभी 4 से ज़्यादा नहीं होती, 4 से ज़्यादा होने पर 8 में से माइनस कर लेते हैं, तो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो होगी 2। 2 इसका एकदम राइट आंसर है। अब इसके बाद में आता है सर कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं। विकर्ण संबंध के तत्व हैं, कौन कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो विकर्ण संबंध बनाते हैं? विकर्ण तो समझते होंगे ना, जैसे कि ये एक आयत है और आयत में यहाँ से यहाँ तक का संबंध, इस टाइप से संबंध बनाते हैं किसमें? उस आवर्त सारणी के अंदर। तो कौन से एलिमेंट ऐसे हैं? तो वो हैं लिथियम और मैग्नीशियम, यानी कि लिथियम इस साइड आता है और मैग्नीशियम उससे अगले वाले वर्ग में आता है। तो इस तरीके से विकर्ण संबंध दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी इस साल के लिए। ठीक है, लास्ट में आता है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, अक्रिय गैस है, तो क्या है एंटीमनी? एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी एक उपधातु है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या आई है
या कोई बात यदि समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, उसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। और ये सीरीज लगातार 10th क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गृह विज्ञान वाले बच्चों के लिए भी वीडियो बनेगी, ठीक है, उसमें मैडम आपको पढ़ाएंगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार एक कमेंट कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाए और हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।